नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 11 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसे नहीं देखें, ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि भारत के किस राज्य में यहाँ पे कारले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पाई जाती है। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। देखिए कारली की गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के पास कारली में स्थित प्राचीन भारतीय बौद्ध शैलकृत गुफा मंदिरों का एक जटिल समूह है। मंदिरों में से सबसे पुराना 160 ईसा पूर्व का है। यह वह क्षेत्र है जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन को चिन्हित करता है। अब गुफा परिसर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक संरक्षित स्मारक बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और एक स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो देखिए ये कब आया था, यह था मार्च 1946 को आया था, ठीक है। देखिए कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से आया था। उद्देश्य जो है भारत की एकता की रक्षा करना और उसे स्वतंत्रता प्रदान करना था। कैबिनेट मिशन इटली सरकार के द्वारा भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। उसके बाद जान लीजिए क्लेमेंट इटली ने ब्रिटिश भारतीय सरकार से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का निर्णय भी लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि 2019 में निम्न में से किस राज्य में 5 उप मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कहाँ पर, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए 2019 में आंध्र प्रदेश ने 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करके एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। यह राज्य के इतिहास में पहला ऐसा निर्णय था जो मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा लिया गया था। अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें शासन में समावेशिता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ये उप मुख्यमंत्री देखिए कौन कौन थे। तो देखिए एक हो जाएगा पामुला पुष्पा श्रीवाणी, उसके बाद अल्लाह काली कृष्ण निवास, फिर उसके बाद है के नारायण स्वामी, उसके बाद था अमजद बादशाह शेख व्यापारी, उसके बाद है वेंकट गोपाल कृष्णा, ये सब थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति का नियामक प्राधिकरण कौन सा है। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा RBI हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण प्राधिकरण है। बैंक के मूल कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावना में इस प्रकार वर्णित किया गया है: नोटों के निर्गमन को विनियमित करना, भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से भंडार बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली का संचालन करना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि मौद्रिक नीति तैयार करना, लागू करना और उसकी निगरानी करना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि वित्तीय प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण करना हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना हो जाएगा, उनकी जारी करना, उनका आदान प्रदान करना और जब वे चालू ना हो उन्हें नष्ट करना, ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा कि संसदीय कार्यपालिका क्या हो जाएगा। एक कार्यपालिका जो संसद बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है, ये हो जाएगा। देखिए एक संसदीय कार्यपालिका एक ऐसी कार्यपालिका है जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो अर्थ यह भी हो सकता है कि कार्यपालिका जिसे संसद के द्वारा चुना जाता है या जहां संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। एक संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और विधायिका में बहुमत के समर्थन से अपनी विधेयता प्राप्त कर लेता है। विधायिका के पास कार्यपालिका पर राजनीतिक और वित्त नियंत्रण करने की शक्ति होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कि मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा एक ऐतिहासिक परलेख है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन अपनाया गया था। तो देखिए ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। देखिए यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को इसकी 183वीं पूर्ण बैठक के समय अपनाई गई थी। इसीलिए यहाँ पे विकल्प 2 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मानवाधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परलेख हो जाएगा। इसे दुनिया के सभी क्षेत्रों में अलग अलग कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि यह घोषित करता है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, सभी लोगों के द्वारा आनंद लिया जाना है, चाहे वे कौन हो या फिर वे कहाँ रहते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो मानव अधिकार परिषद ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यह मानव अधिकार आयोग की जगह 2006 में स्थापित किया गया था। मानव अधिकार परिषद में 47 सदस्य हैं। सदस्यों का जो चुनाव है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए किया गया था। सदस्यता जो है वो न्याय संगत भौगोलिक वितरण पर आधारित है। उसके बाद जान लीजिए कि परिषद स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जेनेवा में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है, कौन कौन सा, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब हो जाएगा। उसके बाद एक सचिवालय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा कि सोनार तकनीक का उपयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए सोनार, ठीक है, ध्वनि नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का फुल फॉर्म होता है। एक ऐसी तकनीक होता है जो पानी की सतह के नीचे नेविगेट करने, संवाद करने या फिर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करता है। यह सामान्यतः पानी के नीचे की पहाड़ियों और हिमखंडों का पता लगाने और समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोनार जो है पराध्वनिक ध्वनि तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगे पानी के नीचे की वस्तुओं से टकरा जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि ध्वनि तरंगों के वापस आने में लगने वाला समय मापा जाता है। वस्तु की दूरी की गणना ध्वनि की गति और ध्वनि के वापस आने में लगे समय का उपयोग करके किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी स्मृति की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा। तो देखिए पेटाबाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्मृति की सबसे बड़ी इकाई जो है पेटाबाइट होता है। पेटाबाइट यानी कि पीबी, यह सबसे बड़ी इकाई है। यह आंकड़ा संग्रहण की विशाल मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उपयोग सामान्यतः डेटा करता है। केंद्र, क्लाउड, संग्रहण और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग वातावरण जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। 1 पेटाबाइट स्मृति या डेटा संग्रहण क्षमता का माप है जो बाइट्स की 2 की 50वीं घात के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट टेराबाइट से लगभग 1000 गुना बड़ा भी होता है, ये भी याद रखना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन सा उद्योग महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों तो है, ओएनजीसी है, भेल है, आईओसीएल। ठीक है, यहाँ पे एनएचपीसी ये नहीं हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 2020 तक एनएचपीसी मतलब होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी है जिसे 1975 में योजना बनाने के लिए शामिल किया गया था। इसके पास मिनी रत्न श्रेणी कंपनी का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है जो उच्च कारोबार, लाभप्रदता और वैश्विक उपस्थिति सहित कुछ मानदंडों को पूरा करता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह दर्जा उद्यमों को निर्णय लेने और निवेश में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है जिससे उनकी परिचालन लचीलापन बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ये हुआ था 1937 ईस्वी को। ठीक है, देखिए ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहला चुनाव 1937 में हुआ था। सरकार अधिनियम 1935 की अधिनियमित होने के बाद 1937 में चुनाव हुआ था। ये चुनाव प्रांतों में जिम्मेदार सरकार स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसने ब्रिटिश शासन के समय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम चिन्हित किया है। उसके बाद जान लीजिए कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने भाग लिया जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय दल जैसे स्वतंत्र पार्टी और सिखों का अकाली दल सम्मिलित था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे कि अपशोर, जिसको एपीहिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, प्रारंभ होता है कहाँ। देखिए जुलाई में प्रारंभ होता है। ठीक है, अपशोर जुलाई में। और अगर उपशोर पूछे ना, अगर पूछे क्या उपशोर, तो ये होता है कब, तो ये होता है जनवरी में। ठीक है, देखिए जोहान्स केपलर के नियम के अनुसार सौर मंडल के सभी ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती है जिनमें सूर्य एक केंद्र पर स्थित होता है। इस कारण से कभी कभी पृथ्वी सूर्य के करीब होगा और कभी कभी सूर्य से दूर चला जाएगा। खगोल विज्ञान में अपशोर यानी कि एपीहिलियन किसी ग्रह, धूमकेतु या अन्य पिंड की कक्षा का वह बिंदु होता है जो सूर्य से सबसे दूर होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जब पृथ्वी जुलाई के प्रारंभ में अपने अपशोर पर होता है तो यह सूर्य से लगभग इतना, यहाँ पे देखिए, मील अधिक दूर पर होगा। पृथ्वी जनवरी के प्रारंभ में अपने जो है उपशोर पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे कि आंख की समंजन क्षमता आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा प्रेस बायोपिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए मानव में दृष्टि दोष जिसमें आंख की समंजन क्षमता उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है और निकट बिंदु धीरे धीरे दूर चला जाता है, उसे प्रेस बायोपिया के रूप में जाना जाता है। प्रेस बायोपिया, आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है। अधिकांश लोगों के लिए निकट बिंदु धीरे धीरे दूर चला जाने लगता है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें सुधारात्मक चश्मे के बिना पास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होने लगता है। इस दोष को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है और यह धीरे धीरे कमजोर होने वाली सिलिओरी मांसपेशियों और आंख के लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल की घोषणा भारत के डैश केंद्रीय बजट के दौरान किया गया था। तो देखिए ये हो जाएगा 2019-20 के दौरान किया गया था। ठीक है, देखिए भारत सरकार के द्वारा 2019-20 के केंद्रीय बजट के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की आधिकारिक घोषणा किया गया था। इस पहल के अंतर्गत पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3 समान किस्त में सीधे उनके बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। समय के साथ इस योजना का जो विस्तार किया गया है जिसमें वित्तीय सहायता में वृद्धि तथा अधिक किसानों को इसमें जोड़ना सम्मिलित है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो उद्देश्य है किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट की लागत सहित उनके कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे उनकी समग्र आय और आजीविका में सुधार करने में सहायता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है।
तो देखिए ये तो हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। देखिए भारतीय मानक समय, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत में जो है 82.5 ईस्ट देशांतर को मानक याम्योत्तर के रूप में जाना जाता है। याम्योत्तर पर स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक समय के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रधान याम्योत्तर है और इसे ग्रीनविच रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरता है, जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यथार्थ वे ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। स्थानीय समय किसी दिए गए स्थान पर मध्याह्न सूर्य के द्वारा गिना गया समय है और मानक समय किसी देश के मानक याम्योत्तर या का स्थानीय समय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कि 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। तो देखिए ये हो जाएगा किसे चुना गया था, तो HC मुखर्जी को, ठीक है। देखिए हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी कि HC मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये कौन, जूट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो पौधे से उत्पादित होता है और इसके चमकदार सुनहरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट अलग अलग कपड़ा अनुप्रयोग के लिए सबसे लंबे और सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों में से एक है। जूट सफेद जूट पौधे की छाल से और कुछ हद तक टोसा जूट से निकाला जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह एक प्राकृतिक रेशा है जिसमें सुनहरा और रेशमी चमक होता है और इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट एक वार्षिक फसल है जिसे बढ़ने में लगभग 120 दिन लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि 2019 में किसे होगा पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था। राजेश्वर आचार्य ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए राजेश्वर आचार्य को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन पद्म भूषण से नहीं किया गया था। राजेश्वर आचार्य जो है वाराणसी भारत के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और पंडित बलवंत राय भट्ट के अधीन संगीत का अभ्यास किया है। वे संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित रखते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला और संगीत विभाग से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या है कि संगठित क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा भारतीय रेलवे, ठीक है, भारतीय रेलवे। देखिए भारतीय रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 1.5 मिलियन सक्रिय कर्मचारी हैं। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। इसकी मार्ग लंबाई 31 मार्च 2020 तक जो है 67,956 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। भारत में पहली ट्रेन बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच चला था, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है कि किसने पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना लिखी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना किया गया था। तो देखिए ये लिखा था ताराबाई शिंदे ने, ठीक है, ताराबाई शिंदे। देखिए स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नारीवादी कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया एक पैम्पलेट या पुस्तक है। शिंदे एक लेखिका थी जिनका जन्म बुलढाना के बेरार प्रांत में हुआ था। उन्होंने भारत में उच्च जाति प्रतिसत्ता और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। वह सत्यशोधक समाज की सदस्यता थी और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की सहयोगी भी बना हुआ था। यह पैम्पलेट मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि यह साहित्यिक कृति उच्च जाति प्रतिसत्ता और 19वीं शताब्दी के भारत में लिंग और जाति व्यवस्था की आलोचना किया है। इस सामग्री को भारत का पहला आधुनिक नारीवादी पाठ भी माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि कोबल भाषा किसके लिए उपयुक्त है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा किसके लिए, तो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, ठीक है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। देखिए कोबल का अर्थ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबल मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यावसायिक वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र आदि में ऐसे अनुप्रयोग जो विशाल डेटा प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, कोबल का व्यापक उपयोग करता है। इसे पढ़ने और लिखने में आसान होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक सिंटैक्स है जो अंग्रेजी के समान है और यह समानता वित्त और लेखा प्रणाली, डेटा प्रोसेसिंग और व्यावसायिक संचार जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कलपक्कम में, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम पावर स्टेशन कोरोमंडल तट पर चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर तमिलनाडु राज्य भारत में स्थित है। कलपक्कम पावर स्टेशन को मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में जाना जाता है। इसे 24 जनवरी 1984 को 470 मेगावाट की क्षमता के साथ चालू किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और बारखान के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित रखता है।
यह भारत का एकमात्र ऐसा पावर स्टेशन है जिसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं कर सकता था। किसने कहा था ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। देखिए, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के संबंध में सैद्धांतिक भौतिकी में सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है जहां जब फोटोन धातु की सतह पर एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन की रिहाई के कारण एक विद्युत प्रभाव होता है। तरंग द्वैत प्रभाव इसी घटना के कारण खोजा गया था। मैक्स प्लैंक ने ऊर्जा क्वांटा की खोज की, जो कि 1918 में नोबेल पुरस्कार थे। उसके बाद जान लीजिए कि नील्स बोहर, वह परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत में नोबेल पुरस्कार जीते थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पहले जिन्होंने परमाणु में विभाजित किया था, परमाणु संरचना का सिद्धांत 1960 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखा कि डोमिनिक थीम ने 2020 के उस ओपन पुरुष एकल खिताब का फाइनल में देश को हराकर जीता था। तो देखिए, ये जीता था किसको हराकर, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता था। देखिए, डोमिनिक थीम ने 2020 के यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता। डोमिनिक थीम ने न्यूयॉर्क में 2020 के यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। रविवार के महाकाव्य फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। वह ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्र भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि रुचिग्राही जिसका पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, तो देखिए ये स्वाद हो जाएगा। ठीक है, स्वाद। देखिए, ग्राही की सहायता से हम अपनी नाक से चीज़ों को सूंघते हैं और अपनी जीभ से चीज़ों का स्वाद लेते हैं और अपने कानों से चीज़ों को सुनते हैं और अपनी आंखों से चीज़ों को देखते हैं। ग्राही जो है सामान्यतः हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होता है, जैसे कि आंतरिक कान, नाक, जीभ इत्यादि हो जाएगा। रसवेदी ग्राही का काम स्वाद का पता लगाना हो जाएगा। रसवेदी ग्राही जीभ पर पाए जाते हैं और स्वाद कलिकाओं के समान रूप से वितरित होते हैं, जिनका प्राथमिक कार्य स्वाद की अनुभूति प्रदान करना हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि भोजन के प्रत्येक स्वाद या पेय के प्रत्येक घूंट के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से विभेदक इनपुट को एकीकृत करता है और एक जटिल स्वाद का अनुभव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान रिएक्टर नहीं है, तो ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो दामिनी है ये नहीं है। ठीक है, देखिए बार्क का पूरा नाम होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, बार्क भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है जिसका मुख्यालय मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। यह एक बहुविषयक अनुसंधान केंद्र है जिसमें परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक बुनियादी ढांचा है। इस केंद्र का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि 1950 के भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार निहित थे, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। ये अधिकार व्यक्तियों के समग्र विकास और मानवीय गरिमा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार न्याय संगत है, अर्थात उन्हें भारत के न्यायालयों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान के डैश के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। तो देखिए ये हो जाएगा आर्टिकल 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 के अनुसार ही किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 112 भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार भारतीय सरकार के अनुमानित आय और व्यय का वितरण प्रति वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112(2) में यह प्रावधान किया गया है कि इस वर्ष वित्त बजट में सम्मिलित व्यय का अनुमान अलग से दिखाया जाएगा। वार्षिक वित्त विवरण में सरकार की आय और भुगतान तीनों भागों के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, जिनमें सरकारी लेखा रखे जाते हैं, जिसमें कि समेकित निधि हो जाएगा, सीमित निधि हो जाएगा, लोक लेखा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि वार्षिक रिपोर्ट में सामान्यतः वित्त विवरण सम्मिलित होते हैं, जैसे कि चिट्ठा, आय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण हो जाएगा। इसके अलावा वस्तुतः आलेख या आरेख सम्मिलित किए जाते हैं। ये वित्तीय विवरणों को आसानी से पढ़े जाने योग्य जानकारी में प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या है कि गलवानसिंह ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन यानी कि गोवर्धन योजना। ठीक है, ये योजना कब प्रारंभ किया गया था, देखिए किया गया था 30 अप्रैल 2018 को। देखिए गोबर शब्द का अर्थ होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च। यह योजना अप्रैल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्रीमती उषा भारती द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना हो जाएगा। खुले में शौच से मुक्त गांव स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे विकल्प ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखेगा कि रक्तचाप, लर, निर्माण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा स्थान, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम का सबसे निचला भाग है जो सीधे स्पाइनल कोड के ऊपर स्थित होता है। कार्य, यह महत्वपूर्ण स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि श्वसन, श्वास की दर और गहराई को नियंत्रित करता है। हृदय संबंधी कार्य, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पाचन, निगलने, उल्टी और अन्य पाचन क्रियाओं को प्रभावित करता है।
उसके बाद देखिए अन्य कार्य, छींकने, खांसने और निकलने के प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। संरचना, मेडुला में कई क्रेनियल नसों के लिए नाभिक होते हैं जिनमें निगलने, जीभ की गति और सिरे और कंधे की गति सम्मिलित होता है। महत्व देखिए, मेडुला को नुकसान से जानलेवा परिणाम हो सकते हैं जिसमें श्वसन विफलता, कार्डियक अरेस्ट और चेतना की हानि हो सकता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से किस मानव विकास के स्तंभ के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए यहाँ पे न्याय हो जाएगा, ठीक है, न्याय। देखिए मानव विकास के स्तंभ, समानता, सभी व्यक्तियों के लिए अवसर और संसाधन तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, मानव विकास के परिणामों में असमानताओं को कम करना हो जाएगा। सततता, आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखना हो जाएगा। उसके देखिए उत्पादकता, आर्थिक विकास और विकास के माध्यम से मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना ये हो जाएगा। उसके देखिए सशक्तिकरण, व्यक्तियों को अपनी जिंदगी के सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले चुनाव करने की क्षमता और स्वतंत्रता देना ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि 2019 की मानव विकास रिपोर्ट का विषय क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा असमानता पर ध्यान केंद्रित करना, ये हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का स्थान 129वां है। रिपोर्ट का पूरा शीर्षक मानव विकास रिपोर्ट 2019 आय से परे, औसत से परे और आज से परे 21वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं हो जाएगा। इस सूचकांक में कुल 189 देशों को स्थगित स्थान दिया गया था इसमें, ठीक है। देशों को जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित विद्यालयी शिक्षा के वर्ष, विद्यालयी शिक्षा और औसत वर्षों प्रति व्यक्ति, एकल राष्ट्र आय और मानव विकास सूचकांक मान जैसे संकेतनों के आधार पर स्थान दिया गया था इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि वर्ष 2017 के लिए भारत का स्थान 130वां था और इसीलिए इसमें एक रैंक का सुधार हुआ था। पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का और तीसरा स्थान आयरलैंड का था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में है। तो देखिए ये हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके बारे में था। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। प्रसरणशील ब्रह्मांड परिकल्पना बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम है। जॉर्ज लेमाट्रिड ने बिग बैंग थ्योरी का शब्द गढ़ा था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक छोटे गर्म पिंड के रूप में शुरू हुआ जो विशाल रूप से विस्फोट हुआ और फिर तेजी से फैलने लगा। इसके तेजी से विस्तार के परिणामस्वरूप ब्रह्मांड ठंडा हुआ जिससे यह अपनी वर्तमान अवस्था में आ गया। वर्षों के भीतर तापमान जो है 4500 के तक गिर गया जिसे परमाणु पदार्थ क्या हो बन सका। लगभग 13.75 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ था। 1920 में एडविन हबल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा पहला शासक था जिसने अपने विषय और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपना संदेश संकेत दिया था। तो देखिए ये हो जाएगा कौन था, तो अशोक था ये, ठीक है। देखिए सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कलिंग के अपने रक्त रंजित अभियान और विजय के बाद पश्चात करते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारत के मौर्य वंश के सम्राट बने रहे। अशोक को मौस्की अभिलेख में बुद्ध, शाक्य और अपने सारनाथ अभिलेख में धर्मकोश के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जान लेकिन उन्होंने देवयम्पीय अर्थात ईश्वर का प्रिय और प्रियदर्शी अर्थात आकर्षक रूप वाला कहा जाता है। अशोक धर्म की नीति में विश्वास रखते थे। अशोक के लुम्बिनी के दौरे और लुम्बिनी को कर से मुक्त करने का उल्लेख लुम्बिनी देवी स्तंभ में किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि कंधार अभिलेख शिकारियों और मछुआरों के साथ अपनी नीति के विफलता के बारे में बताता है। निगली सागर स्तंभलेख, इसमें उल्लेख अशोक ने बढ़ाया बुद्ध कोनाकमना के स्तूप की ऊंचाई को दोगुना कर दिया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि डिबगिंग का दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा त्रुटियों को दूर करना, ठीक है। देखिए डिबगिंग किसी भी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में त्रुटियों को या बग्स को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया है। जब सॉफ्टवेयर अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर यह निर्धारित करने के लिए कोड का अध्ययन करते हैं कि कोई त्रुटि क्यों हुआ है। सॉफ्टवेयर विकास में डिबगिंग प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब एक डेवलपर कंप्यूटर प्रोग्राम में एक कोड त्रुटि का पता लगाया जाता है और उसे पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होता है। डिबगिंग सॉफ्टवेयर परीक्षण प्रक्रिया का भाग है और यह संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिएगा कि ब्रिटिश ने भारत में राजनीतिक शतक कब प्राप्त किया था। तो देखिए ये क्या था, 1757 ईस्वी को। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 ईस्वी में भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यद्यपि 18वीं शताब्दी के मध्य तक उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना आरंभ नहीं किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया था तथा अपने प्रभाव बढ़ाया था इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि इस जीत ने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व का नींव रखा था। उसके बाद जान लीजिए कि आगे के दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य विजन, कूटनीतिक चाल और आर्थिक शोषण के संयोजन से धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये तो ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क शहर में स्थित है। अपने निर्माण के 750 वर्षों के बाद भी सूर्य मंदिर अपनी विशिष्टता, विशालता और कलात्मक भव्यता में से सभी को मोहित करता है। वास्तव में जिसे हम कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में पहचानते हैं वह सूर्य मंदिर का जगमोहन
या महामंडप है और जो किनारे पर बनाया गया है, जिसे बहुत पहले ध्वस्त कर दिया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को अंग्रेजी में ब्लैक पेगोडा के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है कि पाचन के दौरान जठर ग्रंथियां डैश एंजाइम का उत्पादन करता है जो प्रोटीन को पचाता है। तो देखिए ये हो जाएगा कौन, तो ये पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आमाशय के श्लेष्मा में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सा, देखिए श्लेष्मा जो कि गर्दन कोशिकाओं जो श्लेष्मा का स्राव करता है, उसका पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। उसके बाद एक होता है देखिए पैराइटल या फिर ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं जो HCl और आंतरिक कारक यानी कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए एक आवश्यक कारक का स्राव करता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि मानव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो देखिए हो जाएगा छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत पाइलोरस से इलियोसिकल जंक्शन तक फैला हुआ होता है। यह लगभग 6 मीटर लंबा होता है। यह लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। मानव छोटी आंत श्लेष्मा का सतह क्षेत्रफल औसतन 30 वर्ग मीटर तक होता है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखेगा कि रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। देखिए रत्नावली 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के एक प्रमुख शासक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह नाटक एक रोमांटिक कॉमेडी है जो हर्षवर्धन के साहित्यिक कौशल और भारतीय साहित्य में उनके योगदान को दर्शाता है। हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान राजा थे बल्कि कला और संस्कृति के एक उल्लेखनीय लेखक और संरक्षक भी थे। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।